बिजनेस के लोग बैठे हैं यहाँ पे। कोई बिजनेस फैमिली से भी हैं लोग, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिनकी फैमिलीज बिजनेस कर रही हैं। जस्ट रेज द हैंड्स, हाउ मेनी पीपल आर देयर। एग्रीकल्चर से कितने लोग हैं? जो मतलब बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड लोग, गुड। और एम्प्लॉयमेंट जो जिनके फादर्स वगैरह एम्प्लॉयमेंट हो उनकी। अच्छा, मैं जितने हाथ ये खड़े किए हैं इन 3 कैटेगरीज में मेरा ख्याल है कि सारे हो जाने चाहिए थे, लेकिन सारे हाथ खड़े नहीं हुए। एनीवे, पहली बात यह कि आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए, कभी सोचा कि अगर कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस पढ़ रहे हैं तो किस लिए? हाँ, वो तो मुलाजमत में भी हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकती है। बेटर लाइफ, अच्छी मुलाजमत मिल जाए आपको तो लाइफ तो अच्छी गुजर जाती है। वाई शुड अ बिजनेस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टू बी एन एम्प्लॉय एंड टू बी एन एम्प्लॉयर? बात यह है कि बिजनेसमैन जहां पे पहुंचता है उसका बेटा वहां से स्टार्ट करता, उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो वहां से स्टार्ट करती है जहां पे वो खुद पहुंचता है। लेकिन जो एम्प्लॉई होता है, जहां से वो खुद स्टार्ट करता है उसका बच्चा फिर वहीं से स्टार्ट करता है। जहां से उसने स्टार्ट लिया होता है वो भी उसी उसी लेवल पे जाके फिर स्टार्ट करेगा। जहां पे वो पहुंचा होता है वो वहां से स्टार्ट नहीं करता। सो सारी जिंदगी आपने जो किया होता है एम्प्लॉयमेंट में वो आपकी जनरेशन के काम नहीं आता। बिजनेस में आपने जो कुछ भी किया होता है वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन के काम। एक तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है बिजनेस। दूसरी चीज ये है कि जो भी आप मेहनत करते हैं वो अपने लिए कर रहे होते हैं। लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि जो आप पैसे आपकी जेब में आते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट में जब आप बीइंग एन एम्प्लॉय सैलरी लेते हैं तो जेब में डाल लेते हैं, तो वो जितने पैसे आपकी जेब में आते हैं वो सारे स्पेंडेबल मनी, आप जो मर्जी खर्च करें। बिजनेस में जो पैसे आपकी जेब में आते हैं वो आपके नहीं है, आपके बिजनेस के। उसमें से आप थोड़े से निकाल के खर्च तो कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके पास 90,000 आया तो आप सोच रहे हो कि एक सप्लायर का 1 लाख देना, कहीं 10 और आ जाए ना तो मैं उसको दे दूं। सो यू थिंक फॉर द बिजनेस इन बिजनेस, और इन एम्प्लॉयमेंट यू थिंक फॉर योर सेल्फ। ये इसकी थोड़ी सी कबाहत है, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत। और बिजनेस करने के लिए आपको चाहिए क्या? ये जो कुछ भी आपने बुक्स में पढ़ा ना, ये बिजनेस करने के लिए ये चीजें आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं कि ये आपको हेल्प करे, लेकिन जो असल चीज आपको चाहिए वो इनिशिएशन। आपके अंदर एक बात उठनी चाहिए कि मैंने ये करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक ही बिजनेस में कुछ लोग फ्लॉप होते हैं और कुछ लोग बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, सो मेनी थिंग्स। असल में
बिजनेस कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, बिजनेस करने के तरीके अच्छे या बुरे होते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो बिजनेस अच्छा चलेगा, अगर आप बुरे तरीके से कर रहे हैं तो अच्छा बिजनेस भी बुरा चलेगा। इसकी मिसाल इसी तरह है जैसे कि आपके सामने खाना रखा जाए और खाने में सादी दाल हो और साथ कोई घंटा पहले पकी हुई रोटी हो, दो चीजें आपके सामने रख दी जाए। लेकिन एक और तरीका भी है दाल और इसको रखने का, कि आपको गरम गरम दाल आ जाए, उसके साथ गरम रोटी हो और साथ थोड़ा सा सैलड भी हो और साथ थोड़ा सा अचार भी आ जाए, तो अब वही दाल रोटी जो आपने जहर मार की थी उसकी बजाय आप उसको खाने की तरह खाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो बेटा यही हाल है बिजनेस का। जब आप उसके लवाजमात पूरे करेंगे तो वो बड़ा जबरदस्त चलेगा। अगर आप लवाजमात पूरे नहीं करेंगे तो वो सिंपल दाल रोटी रहेगी, वो खाना नहीं बनेगा। अब लवाजमात कैसे पूरे होने? जब आप सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहली चीज बिजनेस जब आप करते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि क्या करना है। ये यहां पे मोस्ट ऑफ द बिजनेस पीपल जो नया स्टार्ट लेने वाले होते हैं वो यहां पे गलती करते हैं। बिजनेस कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। बिजनेस जब भी शुरू होता है छोटा होता है, जब स्टैब्लिश होता है तो बड़ा होता है। ये स्टार्ट में छोटा बड़ा कुछ नहीं। एक चाय का खोखा वो भी बिजनेस, और एक कैफेटेरिया जो किसी 5 स्टार होटल में है वो भी चाय का खोखा ही। काम एक ही है लेकिन वो छोटे से बड़ा हो गया। बिजनेस को करने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए वो आइडेंटिफिकेशन योर ओन स्किल्स। सबसे पहले आप ये देखें कि आपके अंदर क्या खूबी। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा था यहां पे एग्रीकल्चर से कितने लोग हैं, कोई एक, अब मुझे ये बताएं कि मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अच्छी गंदम कैसी होती है, दाना बड़ा होता है छोटा होता है, तो क्या आपको बताना कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। क्या गंदम की कॉस्ट आती है, किस तरह ये सारा कुछ होता है, आपको बताना कोई मुश्किल? अब इस गंदम या इस एग्री फील्ड में कितनी चीजें हैं जो इस्तेमाल होती हैं। बीज है, खाद है, मेडिसिन जो डालते हैं, हल जो है, इक्विपमेंट जो है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट जिसको कहते हैं आप, वो हैं, पंप्स हैं, पानी जिससे आप निकालते हैं, सो मैनी थिंग्स। अच्छा, इन तमाम चीजों के बारे में क्या आपको इल्म है? खाद, सीड, इम्प्लीमेंट्स, मेडिसिन, दिस इज द एरिया। इनको इतना नॉलेज नहीं होगा इन चीजों का, लेकिन ये इन तमाम चीजों से फेमिलियर जरूर।
इन्होंने पहले अपने मुंह से बताया कि ये चीज़ है। सो ही नोज। ये इनबॉर्न इसकी चीजें जो फैमिली ने इसको दे दी, इसके इन्वायरमेंट ने इसको दे दी, ये क्वालिटी इसकी इन्वायरमेंट ने इसके अंदर डाल दी। अब इनमें से कोई भी बिजनेस ये करेगा, अगर एग्रीकल्चर में ग्रेन का बिजनेस शुरू कर देता तो इसके लिए बड़ा आसान। ये अगर खाद का बिजनेस शुरू कर देता तो ही न्यू इट, कब जरूरत होती है कब नहीं होती है। फिर इसको गाइडेंस भी मिलेगी, फैमिली से गाइडेंस भी। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर ओन स्किल्स। अगर एक बिजनेस फैमिली, अगर वो मैन्युफैक्चरर, तो नेचुरली उसके अंदर एक टेक्निकल स्किल पैदा हो, क्योंकि जब उसके सामने मैन्युफैक्चरिंग की बातें होंगी, शुरू से लेके सारी जिंदगी उसके सामने होती रही है, ही विल अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट थिंग्स। और अगर वो ट्रेडर है, लाइक हमारे यहाँ पे जो शेख फैमिली से, दे आर वेरी गुड एट, वो उसको एक बोलते हैं रोकड़, जिसको हम ट्रायल बैलेंस भी आप क्या लें, डे बुक जो होती है, उसमें बड़े एक्सपर्ट होते हैं। और ट्रेडिंग में ये बड़ा जरूरी। तो ये स्किल्स ऑलरेडी आपके अंदर हैं। अगर आप इन स्किल्स के साथ आगे आएंगे ना, तो आपके बिजनेस में कामयाब होने के जो चांसेस हैं वो 70% प्लस होंगे। और 30% क्या चीज है जो आपको चाहिए। अच्छा, ये 30% ये थोड़ा सा वेरी करती है। समवेयर व्हेन यू आर नॉट फ्रॉम एनी बिजनेस बैकग्राउंड, वहां पे इसकी जरूरत 70% तक चली जाती है, क्योंकि आपके अंदर जो इनबाउंड स्किल्स हैं वो थोड़ी कम है, तो उसको आपने इससे कवर अप करना। और ये जो चीज है, दिस इज कॉल्ड दी ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा। और मुशाहिदा क्या है? कीन इंटरेस्ट आपका। आपने ये बैग खरीदा, कितने में खरीदा जी? ये गिफ्ट यूनिवर्सिटी ने दिया है ना। जिस किसी ने ये बैग, कोई बैग खरीदा हो, आपने खरीदा कभी कोई बैग? कभी आपने आइडिया किया कि ये बैग कितने का बना होगा? खरीदते वक्त आपने कितने पैसे ज्यादा दिए उसको, उसकी लागत से? कितने ज्यादा? जब आप कम से कम देते हैं तो आपको पता है कि आप उसको कितना मार्जिन दे रही। दिस इज व्हाट आई एम वांटेड टू से, कि दिस आइडिया। यहां पे लड़के भी बैठे हुए, शेव भी करने वाले, ऐनक पहनने वाले भी। मुझे ये बताएं कि जो आप रेजर इस्तेमाल करते हैं, कितने का खरीदते हैं? ये लड़कों से क्वेश्चन है, आपके इस्तेमाल में आता है। कितने का खरीदते हैं एक रेजर? 110, 120, 130, ये जो 5-6 शेव्स करता है आपकी, बस। कभी अंदाजा लगाया कि उसमें कॉस्ट क्या आती है? व्हाट यू आर पेइंग टू हिम? जिसे 130 रुपए या 120 रुपए आप दे रहे हैं, उसमें कॉस्ट क्या आ रही है? उस पे प्लास्टिक लगा है, पैकिंग लगी है, और 3 ब्लेड लगे हुए उसके। वो जो 3 ब्लेड है ना, उनका टोटल वेट 1 ग्राम होगा। वो है क्या? स्टील। स्टील मैक्सिमम महंगा कितना ले लेंगे आप?
1,000 रुपये किलो ले लेंगे। 1,000 रुपये किलो हो तो 1 ग्राम स्टील कितने का आएगा आपका? 1 रुपए का। वो जो प्लास्टिक है ना उसके ऊपर लगा हुआ, अगर वो 500 रुपए किलो भी हो ना तो वो 4 ग्राम प्लास्टिक है उसके ऊपर। 4 ग्राम प्लास्टिक कितने का होगा? 2 रुपए का। वो पैकिंग उसकी कितने की होगी? 2 या 3 रुपए की, 5 रुपए की होगी। What that costed? 5 plus packing 10, रिटेलर्स मार्जिन, होलसेलर्स मार्जिन, सारा कुछ लगा ले 20 रुपए। What you are paying? 130 रुपीज, 110 रुपीज, 120 रुपीज। सोचो यार, एक ऐनक खरीदते हो कितने की? 2-2.5 हजार रुपए की। स्टील कितना उसके ऊपर और शीशा कितना? लेस देन 100 रुपीज। एक फार्मर सब्जी बेचता है, उसे पूछो वो कितने में बेचता है, और आप खुद खरीदते हैं तो कितने में खरीदते हैं? एक फार्मर एक आलू की बोरी जो है वो अगर 1,000 रुपए में बेचता है तो इट्स अ वेरी बिग अर्निंग फॉर हिम। और एक बोरी में 100 केजी आलू होता, उसने 10 रुपए केजी बेचा। और वो आलू जब आप जाके बाजार से, दुकान से खरीदते हैं तो आपको वो आलू कितने का मिल रहा होता है? मिनिमम 50 रुपए का। एक कपड़ा जो मिल से निकलता है वो आप तक पहुंचते हुए कितने में पड़ता है? कॉस्ट क्या है? 500 रुपये। अगर उसी तरह का कपड़ा डिफरेंट प्रिंट्स में 1,000 रुपए का मिल रहा है तो वो ब्रांड नेम के साथ आप 5,000 रुपए का खरीद रहे हैं तो उसकी कॉस्ट तो उसको 1,000 रुपए से नीचे है। पहले अब ये सोचना शुरू कर दे जिसने बिजनेस कर रहा है, आपको डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर सिलेक्शन करें प्रोडक्ट की। उसके बाद फिर आती है आपकी प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग के में थोड़ी सी हम आपकी स्टडी भी शामिल करेंगे। प्लानिंग जो है ना, इसमें बड़े मजेदार से आइडियाज हैं। एक अमेरिकन स्टाइल है जिसे आप हार्वर्ड स्टाइल कहते हैं। यू प्लान अ प्रोडक्ट, आप उस प्रोडक्ट की कॉस्ट डालते हैं, आप उसके ऊपर एक्सपेंडिचर डालते हैं, आप उसके ऊपर अपना मार्जिन डालते हैं, अपनी वर्किंग डालते हैं, अपनी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डालते हैं। देन यू स्टैब्लिश अ प्राइस फॉर सेल। जब 70s में जापान ने राइज किया ना तो दे टुक अनदर अप्रोच। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा जी ये एक बैग बनाना है हमने, ये बैग जो है ये अगर अमेरिकन बनाता है वो अपने सारी चीजें ऊपर डाल के, तो दे आर सेलिंग इट से फॉर $100। अब $100 का खरीदने वाले जो लोग हैं
वो से हायर मिडिल क्लास है या हायर लोअर अपर क्लास, वो एक छोटा सा सेक्टर जो ये बैग खरीदेगा। अब डिजायर टू बाय कितनी है, कितने लोग ख्वाहिश रखते हैं कि इनको खरीदा जाए। अब वो पता चला जी कि लोअर अपर और मिडिल लोअर जो है वो एक सेक्टर है कि जो मिडिल अपर और अपर लोअर के से 50 गुना बड़ा सेक्टर, लेकिन दे कैन नॉट अफोर्ड $100। अब उन्होंने अंदाजा लगाया कि जी वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं। वो सर्वे से पता चला जी कि वो ये $15 में हो ना या $20 में हो तो ये सच वो मार्केट जो है ना वो ये खरीद लेगी। दे स्टार्टेड रिवर्स कैलकुलेशन, मेक द प्रोडक्ट चीपर। उसके लिए मटेरियल सस्ते देखने शुरू कर दिए, ड्यूरेबल और सस्ते। उसको बनाने का तरीका जो था उसको ज्यादा प्रोडक्टिव किया गया। अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट जो थी उसको $10-15 पे ले आया। अब जो बंदा एक 100 रुपए का बेच रहा है वो क्या करता है, बेहतरीन मटेरियल खरीदता है, बेहतरीन उसकी सारी चीजें खरीदता है, उसको वो कॉस्ट करता है से $50, वो 100 का बेच देता है। दे रिड्यूस द प्राइस टू, वो $50 जो थी उसको वो 15 पे लिया, $5 अपना मार्जिन रखा, $5 अपना मार्जिन, 20 में बेचना शुरू कर दिया। उसका इफेक्ट क्या हुआ, टेलीविजन वॉज द इन्वेंशन ऑफ जर्मन। ग्रीनिच की जाती जॉन लुई बैरेट, ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ द टेलीविजन, ही वॉज जर्मन। सेल उसको किसने किया, जापानियों। आज भी सोनी इज द नंबर 1। वीसीआर ये हमारे दौर की बड़ी अहम चीज थी, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। वो जो कैसेट रिकॉर्डर था दैट वाज इन्वेंशन ऑफ फिलिप्स हॉलैंड। और उसको बेचा जापान ने, पैनासोनिक, सारा बिजनेस उसके पास। तो दीज आर द स्ट्रेटेजीज पीपल अडॉप्ट। ये एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि हाउ टू डू द बेटर बिजनेस। अपना रास्ता आपने कैसे ढूंढना। अब आप एक बिजनेस करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैं गुजरांवाला की मिसाल देता हूं। यहां पे सुपर एशिया बना रहा है वॉशिंग मशीन, और यहां पे नमानिया रोड पे भी बन रही है वॉशिंग मशीन। नमानिया रोड की मशीन जो है वो शायद आपको 7-8 हज़ार रुपये में मिल जाए। सुपर एशिया वही वॉशिंग मशीन 14-15 हज़ार रुपये की बेच रही। इसी तरह फैंस की मार्केट। अब हम तो इसे कहेंगे दिस इज अ ब्रांडिंग। मैं ये समझता हूं दिस इज नॉट अ ब्रांडिंग, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ न्यू बिजनेस। देयर इज अ लॉट ऑफ रूम। 7,000 से 14,000 बहुत बड़ा रूम। तो इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने के लिए यू हैव टू सर्च द न्यू मार्केट्स। जहां पे सिर्फ सुपर एशिया पहुंचा वहां पे आप पहुंचे। कोई भी प्रोडक्ट जिसमें लीडर मौजूद है
एक बड़ा नाम मौजूद है, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है। और कोई भी प्रोडक्ट जो ब्रांडेड नहीं है उसमें अपॉर्चुनिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कभी किसी ने मोमबत्ती ब्रांड के साथ खरीदी? देयर इज नो ब्रांड इन दैट। यू कैन एस्टैब्लिश अ ब्रांड। वो पिछले दिनों एक बड़ा चला था कि लम्स के स्टूडेंट्स ने एक वो नॉन लिजिया या नॉन डिलिसिया करके कुछ एक वो प्रोडक्ट बनाई। उन्होंने क्या किया था? सिंपली अनब्रांडेड प्रोडक्ट को ब्रांड दे दिया। तो दीज आर द थिंग्स। थिंक डिफरेंटली, अपने अपनी आदत डालें, ऑब्जर्वेशन की, डिफरेंट सोचने की। अब जब आप ये करना शुरू कर देंगे ना, तो आपके लिए सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगी। इतनी प्रोडक्ट्स आपके पास हो, इतनी चीजें आपके पास हो। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी, मंडी में आलू की क्या कीमत है, दुकान पे क्या है, तो अब जरा इसका चैनल देखें ना कि ये पैसे जाते किधर। मिडलमैन, वहां से कोई वो खरीदेगा, वो लेके आएगा आड़ती के पास, आड़ती आगे अपना मार्जिन रखेगा, मंडी में देगा। मंडी में वो जो वो होते हैं ब्रोकर श्रोकर, वो अपना मार्जिन रखेंगे, दुकानदार उनसे खरीदेगा, दुकानदार फिर अपना मार्जिन रखेगा और आपको देगा। इसका प्रॉफिट 3 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। तो इफ यू कैन डू इट कि बाय इट फ्रॉम द फार्मर एंड सेल इट टू द डायरेक्ट कंज्यूमर, तो सारा मार्जिन किसके पास आएगा? व्हाट इज दीज स्टोर्स आर डूइंग नाउअडेज? जो बड़े स्टोर्स आ रहे हैं, इम्तियाज आ गया, चेजअप आ गया, मेट्रो आ गया, हाइपर स्टार आ गया, ये सारे लोग यही कर रहे हैं। ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से उठाते हैं, दरमियान में होलसेलर, वो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर के सारे मार्जिन्स खत्म करके वो डायरेक्ट इनके पास आ जाते। वो आपको उसकी जो रिटेल प्राइस है उससे 2-4% कम पे वो लगा के तो आपको देते। वो प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। और जो ये ई बिजनेस हो रहा है वो क्या है? वो भी यही, मिडिल मैन को एक्सक्लूड किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। अब जो नया बिजनेस ट्रेंड चल रहा है, तो चाहे आप ई बिजनेस पे चले जाएं, चाहे आप कोई लेआउट बना लें, कोई मतलब आउटलेट बना लें आप, उसमें अगर आप इस बिजनेस में चले जाते हैं, इस तरह चले जाते हैं, तो ये बड़ा मतलब मिडिल मैन को आपने एक्सक्लूड करना है, रीच करना है टू द कंज्यूमर, और बैक एंड पे रीच करना है टू द सप्लायर, जेन्युइन सप्लायर, फर्स्ट हैंड सप्लायर। अमेज़न क्या कर रहा है? सेम, डायरेक्ट बाइंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर खुद जाके उसको दे रहा, लो भाजी ये मेरी चीज रख लो, जब बिकेगी तब देना पैसे। और बिजनेस में एक रियलिटी जो है ना, वो मेरे फादर कहा करते थे मुझे, वो कहते थे सेल शाह होती है। सेल जो है ना वो बादशाह है किसी। तो जब आप अपनी क्लाइंटेज डेवलप कर लेते हैं, उसका सबसे बड़ा हमें फायदा ये होता है
कि आपको फिर फाइनेंस की ज़रूरत नहीं रहती, फिर लोग आपको फाइनेंस करते हैं। खैर इस टॉपिक पे हम लेट में बाद में आते कि सेल को क्या करना है या उसको किस तरह यूटिलाइज करना होता है, सेल डेवलप कैसे करना है। आपके पास एक व्हील हो तो क्या आप गाड़ी बना सकते हैं या कोई चलने वाली चीज बना सकते हैं? हाँ, एक व्हील का एक साइकिल चलता है जो सिर्फ सर्कस में होता है, दिखाने के लिए, काम नहीं आता किसी को, वो शायद आप कर लें। अगर आपके दो व्हील हो तो आप गाड़ी बना सकते हैं, बाइसाइकिल बन सकती है, मोटर बाइक बन सकती है। अगर तीन व्हील हो तो आप कोई ट्राईसाइकिल बना लेंगे, कोई रिक्शा टाइप चीज बना लेंगे। और अगर आपके पास चार व्हील हो तो आप गाड़ी बना लेंगे। अब वो चार व्हील जो हैं उनके साथ आगे आप चाहे खोती रेडी खोता लगा दें, चाहे आप घोड़ा लगा दें, चाहे आप दो बंदे पकड़ के लगा दें, लेकिन वो रोड पे स्मूथ चलेगी। वो खड्डे शड्डे थोड़े बहुत बर्दाश्त करेगी और स्मूथ चलेगी चार व्हील्स के साथ। और अगर उसके साथ आप इंजन लगा दें तो फिर आप उसे जहां मर्जी ले जाए। अगर आपके पास तीन व्हील है तो आप उसके ऊपर मेहनत शेहनत करके जो मर्जी करके उसके ऊपर वो लगा लें, इंजन भी लगा लें, तो वो इसी तरह ही होगा कि आप जा रहे हैं रिक्शे की तरह, सवारियां लेते जाएं, उतारते जाएं, परमानेंट सवारी नहीं होगी, स्मूथ राइड नहीं होगी। अगर आप टू व्हीलर लेते हैं उसके बाद अपनी मेहनत से जो मर्जी आप लगा दें, लेकिन कहां तक ले जाएंगे उससे? हवा भी खाएंगे, सर्दी गर्मी सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, उस कंट्रोल भी करते रहना पड़ेगा हर वक्त। और अगर एक व्हील के ऊपर कुछ लगाते हैं तो वो सिर्फ दिखा ही सकेंगे, कर कुछ नहीं सकते। तो दीज आर द फोर पिलर्स एक्चुअली ऑफ द बिजनेस। एक तो आपने किताबों में पढ़े, व्हाट डू आई से टू यू, कि ये चार पिलर्स क्या हैं। दो मैंने पहले आपको बयान किए, योर इंटरनल स्किल्स एंड योर डेवलप्ड स्किल्स, यानी आपकी ऑब्जर्वेशन और जो आपके अंदर। अच्छा, ये दोनों जो है ना, ये इनको अगर आप 100 में लें, 100 मतलब परसेंटेज में लें या एक ग्राफ में लें, तो इसका जितनी आपके अंदर ये है उतनी बाकी दूसरे से आपने पुर करनी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप में ये इनहेरिटेड नहीं है तो आप इसको डेवलप नहीं कर सकते। यू कैन डू इट। उसमें आपको अपना मुशाहिदा, अपनी चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी, अपना फील्ड वास्ट करना पड़ेगा, उसमें आप देखें। दो चीज़ें ये हैं। तीसरी एक चीज़ है, तीसरा व्हील जो है, दैट इज अ फाइनेंस। अब आम तौर पे होता यह है कि प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, करते हैं, देखते हैं, फिर उसके लिए आप सोचते हैं कि इस काम के लिए इतने पैसे चाहिए, इस काम के लिए इतने पैसे चाहिए, इस काम के लिए इतने पैसे चाहिए। अब ये पैसे कहां से आएंगे? ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। वो क्या एग्जाम्पल नहीं कि ना वो पैसे होंगे ना बिजनेस होगा। पैसों के लिए क्या है कि अब्बे ने कभी मैंने पैसे उस टाइम पे दे दिंदा ना तो मैं आज बड़ा बड़ा बिजनेसमैन होना सी, मैंने नौकरी नहीं सी करनी पैनी।
ये एटीट्यूड जो है ना, ये एक्चुअली ये ना करने वाली बात है। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं 2-3। विदाउट borrowed फाइनेंस, बाप से लें, बैंक से लें, borrowed ही है। ट्राई टू डू विद योर ओन रिसोर्सेस। जब आप में ऑब्जर्वेशन की स्किल्स डेवलप हो जाएंगी ना, तो फिर आपको ये भी समझ आनी शुरू हो जाएगी कि ओन रिसोर्सेस से कैसे काम चलेगा। हमारी एक वर्कशॉप थी, इसी तरह एक जगह पे मैंने लेक्चर दिया, तो एक बच्चा आया तो वो कहने लगा कि सर मैं ना, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं। मैंने सोचो क्या कर सकते हैं। उसने कहा जी एक चीज मुझे समझ आती है। मैंने कहा वो क्या। कहता जी हमारे गांव में ना कुछ लोग जो हैं वो देसी मुर्गियां पालते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है यार, अगर वो पालते हैं तो कुछ लोग खरीदते हैं। कहता हाँ जी खरीदते हैं। तो मैं कहता थिंक अबाउट दैट, जाओ इस पे सोचो और करो इसे। तो 3 साल बाद मेरी इससे मुलाकात हुई, तो ही वॉज अ गुड सप्लायर ऑफ देसी अंडे और देसी मुर्गी। उसने बताया जी कि मैंने ये किया कि मैं शहर गया, वहां जाके बेकरीज को मिला, उनसे कहा जी यार ये देसी अंडे हैं मेरे पास, मैं बेचना चाहता हूँ। कहता कुछ ने ना की, कुछ ने रख लिए। कहता मैं वहां से मतलब गाँव से मैं 50 रुपए लेता था, मैं 75 रुपए दर्जन वहां बेच रहा था। रिसोर्सेज मेरे क्या थे ना, मेरे पास अपनी एक छोटी मोटी बाइक थी, उसी के ऊपर मैंने ये काम शुरू कर दिया। कहता अंडों से आगे जाके तो फिर मैंने वो चिकन वाली मार्केट सी थी वहां पे देखना शुरू किया। वहां पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चिकन लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनको ऑथेंटिसिटी कोई नहीं। जो रिनाउंड लोग थे बिजनेस में, बेकरीज वाले, दूसरे गोश्त वाले, जिनका नाम अच्छा था, उनके पास मैंने कहा यार मैं तुम्हें प्योर देसी चिकन दूंगा तो तुम रख के बेच लो। उसने वो भी सप्लाई शुरू कर दी, मार्जिन्स बढ़े, फिर उसने अपना आउटलेट एक ले लिया। नो ही वॉज प्लानिंग कि ये देसी अंडे और ये जो ना ये डिलीवरी बेसिस के ऊपर वो डायरेक्ट कंज्यूमर को दे, एंड अर्निंग वेरी गुड, बड़ा अच्छा कमा रहा था। इसी तरह एक और दोस्त था हमारा शागिर्द था, ही हैज जस्ट अ मोटर बाइक, 10-12 हज़ार रुपए की इस वक्त उसकी मोटरसाइकिल थी। तो उसे कहा गया कि आपने क्या करना है, तो ही वेंट टू, ये जो आजकल डिलीवरी शॉप्स, डिलीवरी की जो कंपनियां बन रही हैं, जो आप ऑनलाइन मंगवाते हैं और लोग, वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी उसके लिए। वो 2-3 कोरियर्स के पास गया कि यार मुझे ये डिलीवरी का काम दे दो। उनके अपने सेटअप होते हैं, वहां पे वो इतना अच्छा ना रहा। देन ही वेंट टू द स्टोर्स कि जी आप डिलीवरी का काम शुरू करो तो मैं आपका सामान जो है डिलीवर कर दूंगा। वो उसने डिलीवरी शुरू कर दी, एक उसको पकड़, 2 पकड़, 3 पकड़, 4 पकड़। फिर उसने एक ऐड लगाई कि डिलीवरी गाइज आर रिक्वायर्ड, जिनके पास मोटरसाइकिल हो वो रब्ता करें। He ultimately formed a delivery company.
वो चलना शुरू हो गया। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कि सोचना अपने कैसे है, मार्जिन को अपने वहाँ पे कैसे लेके आना है। नाउ लेट्स वी जो फाइनेंस है ये कभी भी आपके लिए हर्डल नहीं होगा। आप अपने जो अवेलेबल है आपके पास उसके मुताबिक सोचना शुरू करें। जो बात मैंने आपसे सबसे पहले कही कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम छोटे से बड़ा होता है, और अच्छा और बुरा नहीं होता, उसका तरीका अच्छा या बुरा होता है। तो आपके पास जो कुछ है उसके मुताबिक सोचना शुरू। और आप लोगों की जनरेशन के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास नहीं थी, दैट इज इंटरनेट। आज आप अपना एक पेज बना के तो उसको स्टैब्लिश करना शुरू कर दें और उस पर लगे रहें, उसमें प्रोडक्ट्स डालते रहें। और दूसरी जो आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो गुजरांवाला सिटी है। हर किस्म की चीज यहां पे बनती है। कोई 4-5 लोगों के साथ जाके आप बात कर लें कि जी मुझे जब जरूरत हो तो आप मुझे ये प्रोडक्ट कितनी देर में दे सकते हैं। कोई पैसे नहीं देने आपने, कोई कुछ नहीं करना। आप अपना पेज बनाते हैं, उस पर ऊपर उसकी तस्वीरें डाल देते हैं। आपको कोई ऑर्डर आता है, गो टू हिम, आप उसको पैसे दे देते हैं। इतने की पैसे चाहिए ना आपको, थोड़े से, वो आपके अपने रिसोर्सेज से निकल सकते हैं। आप उसको पैसे दे के वो प्रोडक्ट उठाएं, TCS वाले को दे दें ऑन डिलीवरी बेसिस पे, या किसी भी कोरियर को, वो उसको डिलीवर कर देता है। जब पैसे आपके पास आते हैं, इट विल टेक 2-3 days, आपको पैसे मिल जाए। ये काम शुरू करें, फिर इस पर स्टक हो जाए, और प्रोडक्ट्स डालते जाए। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, आपके पास थोड़ी सी भी, आप सोचते हैं कि यू कैन डू द मैन्युफैक्चरिंग, तो स्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। उसमें ये सोचे, नई प्रोडक्ट सोचे। जैसे मैंने आपको 2 की एग्जांपल दी, रेजर की एग्जांपल दी है, मैंने आपको एनक की एग्जांपल दी। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक दैट जो आप रोज यूज कर रहे होते। टूथब्रश है एक एग्जांपल है, 40-50 रुपए से कम में नहीं मिलता, 4-5 रुपए का प्लास्टिक है, मशीनरी है उसकी, वो आपको देखना होगा। और गुजरांवाला में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो अगर आप वो बनवाना चाहते हैं, रेजर की डाई बनवाना, वो उसका सारा बॉडी बनवाना चाहते हैं, आप कुछ पैसे खर्च करके डाई बनवा लें और जिस मर्जी मशीन से जाकर निकलवा लें, पैसे दें और निकलवा लें। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं तो दिस सिटी इज़ वेरी आइडियल। अगर आप ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं तो होल द पाकिस्तान इज अवेलेबल, जहां से मर्जी चीज उठाएं, जहां पे मर्जी बेचें। और ये प्लानिंग्स और ये स्ट्रेटेजीज और ये गोल्स और ये सारा कुछ जो है ना, जो आपने पढ़ा है, ये सब कुछ इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके बाद अगर आप उसको स्टार्ट में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर वो नहीं चलेगा। आप अगर बुकिश प्लानिंग करेंगे तो वो जो अच्छा, ये जो बुक्स आपको पढ़ाई जाती हैं, ये आपको बिजनेसमैन बनाने के लिए नहीं पढ़ाई जाती हैं। आपको चलते हुए बिजनेस को मैनेज करने के लिए पढ़ाई जाती है, नया बिजनेस खोलने के लिए नहीं होती है। कभी आपको ये एग्जाम्पल नहीं दी जाएगी कि एक बंदे ने शुरू से शुरू किया और उसने ऐसे शुरू किया। आपको ये एग्जाम्पल दी जाएगी कि एक कंपनी का इतना वॉल्यूम था, उसको CEO आया और उसे उठा के कहां ले गया, या उसने ये स्ट्रेटेजी की तो उसकी कंपनी की रेशोस चेंज हो गई, पॉजिटिव हो गई।
ये चीजें जो हैं ये बड़ी प्रैक्टिकली जब आप फील्ड में आते हैं तो वो सेटअप जिसके लिए हमने सारा पढ़ा होता है वो अवेलेबल नहीं होते। आई एम माई सेल्फ इज द विक्टिम ऑफ दिस थिंग। आई डिड मास्टर्स इन, सारा कुछ किया, सारा कुछ करके वापस आया। जब बिजनेस में आया तो मुझे तो वही अपने भाई या अपने वाला साहब की तरह बिजनेस करना पड़ा। मुझे लोगों के साथ उसी तरह डील करना पड़ा। रादर के मैं आते ही कोई मौजा करता जो कि जब मेरा वालद मुझे पढ़ा रहा था या मेरी फैमिली के लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते थे। आई मेड लॉसेस क्योंकि जो मैंने पढ़ा था उसका सेटअप नहीं था। वो मैंने तो पढ़ा था चलते बिजनेस को आगे चलाने के लिए, मैंने बिजनेस स्टैब्लिशमेंट का तो पढ़ा ही नहीं था। फिर को 2-4 साल जाया करके फिर थोड़ी सी अकल आई तो फिर इन चीजों को सोचना शुरू किया। और आज भी अच्छा, एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप लोग अक्सर इंपोर्टेड चीजें खरीदते हैं, उनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यहां पे भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। अच्छी सब्जी या अच्छी फ्रूट जो है क्या पाकिस्तान में पैदा नहीं होता? तो बाहर से क्यों आ रहे हैं, क्यों बिक रहे हैं? हम पाकिस्तान वाले को भी बेच सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर एक साल में 54 फ्रूट्स पैदा होते हैं। 54। और इसमें आम है, अनवरटोर, चौंसा या वो सारी किस्में एक ही में शामिल है। सिट्रस की बात करें तो किन्नू, माल्टा, मौसमी जो है वो सिर्फ एक फ्रूट है, फिर 54 है। यानी इन अ मंथ 4 से 5 नए फ्रूट आते हैं आपके पास। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं, आपके लिए भी अमेजिंग होगी। नेस्ले सारी दुनिया से फ्रूट उठाता है। आड़ू वो ग्रीक से उठाता है, रेड ग्रेप वो स्पेन से लेता है, पाइनएप्पल मलेशिया से लेता है। और किसी भी दुनिया के मुल्क से 2 फ्रूट नहीं लेता। आपके बराबर में इंडिया बैठा है, आपके से वहां से कोई फ्रूट नहीं उठाता। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान से कितने फ्रूट लेता? 4 फ्लेवर्स जो है पाकिस्तान के वो लेता है वर्ल्ड ओवर जो चलते हैं। मैंगो में वो 2 लेता है, मैं एक गिन रहा हूं। एक वो चौंसा लेता है, एक वो मैंगो किंग के नाम पे उसने वो 2-3 का ब्लेंड बनाया हो। किन्नू, गावा, फालसा। दिस इज द रिचनेस ऑफ आवर कंट्री। ये आप लोगों ने, आप बच्चों ने, जो लोग आगे आ रहे हैं, हमारी नस्ल ने तो इसको तबाह किया है पाकिस्तान में। लेकिन हमें अब आपसे उम्मीद है, हम जिन चीजों को समझते रहे हैं ना कि हम अच्छी कर रहे हैं, आज वो फसल आपके आगे आ रही है। हम मदरसों पे इन्वेस्ट करते रहे और आज वो दहशतगर्दी के तनाजर में आपके सामने आ रहे। हम नेकी का काम कर रहे थे, मदरसों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, सवाब कमा रहे थे। तो आप लोगों को इन चीजों से बाहर आना, दूर तक सोचना है। एनीवे, ये एक थोड़ी सी आपको मुल्क के बारे में और इसकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं ये
जूस वाला जिक्र किया। तो बेशुमार चीज़ें हैं बिजनेस में। मैं इंटेंशनली आपकी बुक्स की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि वो पढ़ते रहते हैं, आपको बहुत सारे स्पीकर्स आएंगे, वो बुक्स के लेक्चर्स देंगे, सारा कुछ करेंगे। आई वॉन्ट यू पीपल टू बी प्रैक्टिकल। सोचे, अपना इनर जो है उसको यूज करें। जब आप उसको यूज करते हैं ना, पता नहीं, उससे बेहतर फैसला कोई और आपके लिए नहीं कर सकता, जो आपका इनर आपको बताता है। तो जब आप अपने आप से सच बोलना शुरू कर देते हैं तो आप कामयाब आदमी होते हैं। अपने आप से सच बोलने का ये मकसद है कि जो आपका इनर कह रहा है ना, उसको झुटलाएं नहीं। अगर आपका इनर कह रहा है ना मैं ये कर सकता हूं, तो फिर डू इट। अगर आपका इनर कह रहा है ना कि शायद मैं ना कर सकूं, और आप कहें नहीं आई कैन डू इट, या आपका इनर कह रहा है कि आप कर सकते हैं लेकिन आप शायद मैं ना कर सकूं, अंदर की आवाज सुनो। जब आप अंदर की सुनेंगे ना तो आप कामयाब हो जाएंगे। आंखें खुली रखें, ब्रेन खुला रखें। चीज खरीदते हैं, बेचते हैं, सोचें। सोचें ये कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, कहां तक आप तक पहुंच रही है, ये बनती कैसे है, कितने की पड़ती है, कितने की बिक रही है। ये भी चीजें सोचना शुरू कर देंगे तो आप बिजनेसमैन बन जाएंगे। जब आप बिजनेसमैन बन जाएंगे तो फिर आपको ये किताबें और ये सारा कुछ काम आएगा, आपको आपकी पढ़ाई भी काम आएगी। छोटे काम का कभी ना सोचेंगे किसी भी काम को कि ये छोटा है। हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा बिजनेस है, 75%, 74% लोग जिसमें इन्वॉल्व है, और प्रॉब्लम ये है कि वो 74% लोग जो है वो काम करना ही नहीं चाहते जो वो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर करना। वहां से पढ़ने के लिए शहर में आ जाएंगे, शहर में आके पढ़ के यहां पे नौकरी करके यहीं पे टिकने की सोचेंगे। वो जो उधर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, देखिए एक चीज की अगर आपको जरूरत है, आप मार्केट में जाते हैं आपको नहीं मिल रही, इसका क्या मतलब है? दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपको जरूरत है तो बहुत सारे और लोगों को भी तो जरूरत है। वो नहीं मिल रही तो अब मिलनी चाहिए, आप बना के दे दें, आप कहीं से लेके तो वो मार्केट करना शुरू कर दें, वो बिकेगी, क्योंकि दूसरों को भी जरूरत है। अब एक चीज है कि लाल रोटी, लाल आटा, वो रोटी भी सॉफ्ट होती है, खाने में भी मजा आता है, जिसे हम देसी गंदम का आटा कहते हैं। वो विदेशी तो नहीं होती, होल व्हीट फ्लावर है बेसिकली। हम जो खाते हैं वो मिलों का आटा है, जिसमें से डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स निकाल लिए गए। तो वही अगर चक्की के आटे की रोटी होगी, अब मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जनरेशन में वो 10% लोग हों जो वाइट आटे की या मिल के आटे की रोटी पसंद करते हो, मोस्टली वही पसंद करते हैं। तो आप एक आटे का स्टोर ही बना लें कहीं पे, देसी आटे का। एग्रीकल्चर से आप रिलेटेड हैं, वो ले एक चाइना चक्की लगाएं, पीस पीस के, तो उसके 5 किलो, 2 किलो, 3 किलो के और 20 किलो के पैकेट्स बनाएं, अच्छी उसकी पैकिंग करें, किसी अच्छी जगह पे किराए की दुकान लेके बैठ जाए। क्या नहीं बिकेगा? मस्त बिकेगा। थोड़ा सा पेशेंस आपको चाहिए होगा। ये नहीं होगा कि पहले दिन ही आपका सारा कुछ बिकना शुरू हो जाए। जब जो लोगों को पता चलता जाएगा, पीपल विल कम टू यू। और आज के दौर में पता लगाना, पता बताना कोई मुश्किल भी नहीं है। इंटरनेट से करें, कुछ से करें। तो इस बिजनेस में जो हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि 74% लोग जिस
ट्रेड से, जिस काम से वाबस्ता है, वो उसको करना नहीं चाहते, वो उसके अलावा करना चाहते। और दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि जब जॉनसन एंड जॉनसन या लीवर ब्रदर्स जो है वो 2.5 साल से चल सकती है, तो हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमारी जो भी इंडस्ट्री होती है वो दूसरी जनरेशन से आगे नहीं जाती। क्लाइमैक्स जो है वो एक वक्त में दुनिया में नाम पैदा कर रहा था, आज उनको अपनी रोटी के लाले पड़े हुए। कैन यू इमेजिन कि जिस कंपनी का शेयर 350 रुपए में था, 1 रुपए का शेयर 350 रुपए तक गया, और जब इन्होंने डीलिस्ट किया है उस कंपनी को, तो उस वक्त इनका शेयर जो था वो 60 के 70 पैसे का था। स्पॉइल करके रखती है। ये वो चीजें हैं जो स्टैब्लिश्ड बिजनेसेस की होती है। अगर यहाँ पे कोई दोस्त बैठे हैं जिनका फैमिली बिजनेस है, तो उनके लिए भी ये लम्हा फिक्री है। अगर उनका फैमिली बिजनेस है तो उस फैमिली बिजनेस को चलाने के लिए, चलते हुए बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक चीज आप लोग ज़हन में रखें कि बिजनेस और मालक 2 अलग-अलग चीजें। ये नहीं हो सकता कि मालिक की स्टेक पे आप सारे बिजनेस को तबाह कर दें, क्योंकि वो उसका मालिक है, जो वो चाहता है वो करता जाए। इसमें आपको प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा। सीक द पीपल फॉर द चेयर, डोंट क्रिएट द चेयर्स फॉर द पीपल। जो आपकी पोजीशंस है ना, वहां के लिए मुनासिब बंदे ढूंढे, प्रोफेशनल्स ढूंढे, मैनेजर्स के लिए, उसके लिए। ये ना करें कि आपका बेटा आ गया या आपका भाई आ गया, उसको लाके उस सीट पे बिठा दे, वो तबाह कर देगा। क्लाइमैक्स तबाह हो गया, अनवर एशिया तबाह हो गया, दीन मोहम्मद एंड कंपनी वो तबाह हो गया। क्लाइमैक्स सीमेंस का मुकाबला कर रहा था, जर्मन कंपनी सीमेंस, और आज सीमेंस का जो बजट है वो $350 बिलियन का बजट होता है सालाना, और हमारी टोटल एक्सपोर्ट 25 बिलियन। सीमेंस इज द नंबर 1 कंपनी इन द ये जो हाइडल पावर में, विंड पावर में, वो उस लेवल तक चले गए। और हम जिसके मुकाबले में मोटरें बेचते थे, आज हमने पंखे बनाने भी बंद कर दिए। और उसकी रीज़न यही है कि टैलेंट को हम आगे नहीं लाए, प्रोफेशनलिज्म को आगे नहीं लाए। हमने बेटे और उनको तरजीह दी। अगर हमने बेटों को और भाइयों को तरजीह ना दी होती, उनके हिस्से के शेयर उनके नाम किए होते, जो कि होने ही होने थे, विरासत में तो मिल नहीं थे, और कंपनी आज सीमेंस के लेवल पे होती, क्लाइमैक्स, तो उन बच्चों को जिनको अपने वहां पे सीटों पे बिठा के कंपनी का पट्टा बिठा दिया, आज उनको करोड़ों रुपए उनके शेयर्स के प्रॉफिट मिल रहे होते। तो जहां कहीं भी आपके फैमिली बिजनेसेस हैं, वहां पे कोशिश करें प्रोफेशनलिज्म लाने। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं और खुद वही इनर वाली आवाज कि आप अगर समझते हैं कि आप ये कर सकते हैं तो देन डू इट। अगर आप समझते हैं नहीं कर सकते तो फिर बंदा ले आए, और ये इनिशिएट लेना पड़ेगा। हमारे एक दोस्त थे, जब PNSC, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, ये डाउन जा रही थी ना, बड़ी डाउन जा रही थी, तो हम उस वक्त MBA कर रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी से।
तो उन्होंने ये केस बना के हमें दिया कि जी हमें इसका कुछ बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। 4-5 रुपए का शेयर था उस वक्त, तो उसका 10 वाला शेयर जो 4-5 रुपए पे आ गया था। तो उन्होंने कहा जी हमें क्या करना चाहिए। तो हम बैठे रहे, तो बैठ के तो हमने एक जो कंक्लूजन निकाला, टीचर्स थे हमारे साथ, उन्होंने भी बताया, हमने कंक्लूजन ये निकाला कि जी यू शुड इंक्रीज योर एक्सपेंसेस। वो बड़े परेशान हो, यार असी तो मरे पे कि तुसी कहना खर्चे बढ़ा लो। हमने कहा जी खर्चे बढ़ाएं, लेकिन आप अपनी एडवर्टाइजमेंट पे बढ़ाएं, जहां पे आपको प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है वहां पे बढ़ाएं। जब वो खर्चे बढ़ेंगे तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो यही जो हमारे बिजनेसेस हैं, जो फैमिली बिजनेसेस हैं, वहां पे खर्चे बढ़ाने की जरूरत है उसकी डेवलपमेंट के लिए। आप वहां पे अगर 5 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं तो समझ लें 4 कमाने, एक ऊपर लगा देना। जब आप इस स्ट्रेटेजी पे आ जाएंगे ना कि लाख रुपए का मैनेजर अच्छा रख लें, बजाय इसके कि बेटे को उसके लिए ट्रेंड करते हुए फैक्ट्री का पट्टा बिठा दें, जब आप इस लेवल पे आ जाएंगे ना तो फिर आपकी फैक्ट्री कहीं नहीं जाती, आप बेहतर होते जाएंगे। क्योंकि आप अगर डायरेक्टर में बैठे हुए ना, तो एक चीज ज़हन में रखें कि काम कराने वाला हमेशा काम करने वाले से ज्यादा ताकतवर होता है। ये एक बड़ी गुर की बात है। देखिए 4 लोग काम कर रहे हैं ना अगर बैठे हुए, और मैं ऊपर से देख रहा हूं, तो मैं उन चारों के एक्शंस को देख रहा हूं, लेकिन वो अपनी स्टेज पे सिर्फ अपने अपने एक्शन को देख रहे हैं। सो हु इज मोर नॉलेजेबल एट दैट टाइम? वो जो ऊपर बैठा, उसे बेहतर नजर आ रहा है चारे, कौन गलत करेगा, कौन उसको फॉलो करेगा और क्या खराबी आए, उसको नजर आ रहा है। अब जो एक अपना अपना काम कर रहा है, उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। सो काम कराने वाला हमेशा स्ट्रांग होता है। ये सेकंड स्टेप है आपका। जब आपका बिजनेस चल पड़ता है तो फिर प्रोफेशनल्स को लेके आए, उनको लेके आए। मेरे ख्याल की काफ़ी आपकी दिमाग खपाई हो गई है, तो इसके बाद हम कुछ भी आपके क्वेश्चंस कुछ हो तो उसके लिए मैं